नैब ने दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नैब के सजा याफ्ता अफराद की जो नाअहली है वो 10 साल रखी जाए। बहुत सारे लोग अब ये बातें करते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रखने की तजवीज़ दी थी और ये फैसला जारी किया था। लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर करें कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली वाला मामला है वो क्या है, 63(1)(p) के तहत जो नैब के केसेस में नाअहली है वो क्या है, इस दोनों में फ़र्क क्या है? नैब ऑर्डिनेंस के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर तो सेक्शन 9 की करप्शन की कन्विक्शन हो तो वो 10 साल की है। और लेकिन मैं इस बात पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा एक बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ इस केस के ऊपर। और बहुत से सवालात जो आपने इनिशियली भी बोले भी कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो ख़त्म हुई और उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं या हेस्टी प्रोसीडिंग्स हुई जो आज जिस तरीके से पीटीआई का रद्द अमल भी आया है। देखिए, एक बात बहुत टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं, पहले दिन से, कि पीटीआई की जो लीगल टीम की स्ट्रेटजी है वो इस बात पे फोकस रही है कि हम मेरिट्स को ज़्यादा टच ना करें केसेस के, और हम जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि ड्यू प्रोसेस मिला या नहीं मिला, या ट्रायल की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ थी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस पीटीआई की लीगल टीम रही। साइफर के केस में भी यही हुआ और आज का जो केस था उसके अंदर भी यही नज़र आया कि रादर देन ये कि आपके जो वकला हैं वो जो नैब का रेफरेंस होता है उसके अंदर लकूनास फाइंड करके बेनिफिट ऑफ डाउट का केस क्रिएट करें एक्यूज पर्सन्स के लिए, वहाँ पे आप अपने वकीलों को भेजते नहीं हैं। आप 9 बार जो है वो अपने वकला चेंज करते हैं और फिर जब जज साहब प्रोसीजर कोड के अंडर आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म कर दें तो आप कहते हैं देखिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई और हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। एक्चुअली में तो अगर देखा जाए तो पीटीआई की लीगल टीम ने अपने पाँव पे सबसे बड़ा कुल्हाड़ा मारा जब उन्होंने खुद राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का जब टाइम आया तो वकील फिर से तब्दील करने की एक दरख्वास्त डाल दी, और जिसके ऊपर जज साहब ने अपना कानूनी जो उनके पास इख्तियार है अंडर द सीआरपीसी वो ले लिया। और साथ साथ फिर अब ये कहना कि जी ये हिस्ट्री प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, बहुत तेज़ी से लग रहा है। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस के अंडर तो ट्रायल का जो पीरियड है वो 30 डेज है, ये तो केस फिर भी 6 मंथ्स के अंदर चला, तो ये तो फिर भी जो नैब कानून के अंदर जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उससे तो ये फिर भी बहुत एक्सीड कर गया था। ये सारी बातें देखिए जलसों जुलूसों मीडिया सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कानून के कानूनी तकाजों से तो ये इट कैनॉट बी एन आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन टेक बिफोर द कोर्ट। बिफोर द कोर्ट तो आपने अपने रेफरेंस की बात करनी है। और मेरे ख्याल में जब हम देखते थे नवाज शरीफ की जो नैब के केसेस थे या जरदारी साहब के जो नैब के केसेस थे, उनमें जो उनकी वकला में और पीटीआई के वकला में जो खास डिस्टिंक्शन नजर आ रही है वो यही है कि वो जब नवाज शरीफ के वकला और जरदारी साहब के वकला हमेशा रेफरेंस के लकूनास निकालते थे, और यही एक बेसिक लॉयर की ट्रेनिंग होती है कि आप अपने रेफरेंस को स्टडी करें, उसकी असेसमेंट करें, और जो उसके कानूनी कॉजेशंस आपको नजर आती हैं आप उसको अटैक करें, और अटैक करके बेनिफिट ऑफ डाउट इतना ज़्यादा क्रिएट करें कि सज़ा या तो ख़त्म हो जाए या सज़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन हम पीटीआई के केसेस के अंदर जो है वो एक रेपिटेटिव साइकिल देखते हैं कि सज़ा हो जाती है, उसके बाद कहते हैं जज साहब ने ये कर दिया, हमें वक्त नहीं दिया गया, ऊपर से ऑर्डर आ गया, लेकिन ये नहीं देखते कि आप कहाँ पर खुद जो है वो गलत हुए। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देखिए अभी कह रहे हैं हम हाई कोर्ट के अंदर इसको अपील करेंगे और हाई कोर्ट में जो है वो इसको हाई कोर्ट जो है वो केस को ख़त्म कर देगी। देखिए हाई कोर्ट के सामने भी क्या पीटीआई के वकला यही स्ट्रैटेजी रखेंगे कि पहले दिन कोई और वकील और दूसरी हेयरिंग पे कोई और वकील? तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं क्या वो आपको किसी को भी लगता है कि वो इस तरह की स्ट्रैटेजी को चलने देंगे, या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसा होने देंगे? कहीं ना किसी अदालत में जाकर तो आपसे सवाल उठेंगे कि ये 108 गिफ्ट थे, आपने गिफ्ट जो है वो रिपोर्ट तो किए बट डिपॉजिट नहीं किए, आपने डिपॉजिट करने के बाद उनकी एक वैल्यू लगाई जो बिल्कुल अंडर वैल्यूड था, वो जिस शख्स आपने प्राइवेट अप्रेजर हायर किया उसकी तो कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं थे, एक लेटर हेड के बेसिस के ऊपर आपने उसकी असेसमेंट करा ली और फिर उसकी एक छोटी सी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दी। तो पीटीआई की लीगल टीम को ये रेफरेंस है, इस मेरिट्स की इनको आर्ग्यू करना पड़ेगा रादर देन ये कि हमारा 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई या हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो ये सवालात हैं जो अब पीटीआई के लीगल टीम से पूछे जाएंगे और देखे जाएंगे। यहिया फरीद साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 14 मार्च 2024 को मोहम्मद बशीर साहब रिटायर होने वाले हैं, वो छुट्टी पे जाना चाहते थे लेकिन प्रोसिक्यूशन के दबाव की वजह से उन्हें ये केस सुनना पड़ा।
क्या ये मियां साहब या मरियम साहिबा के जो केस हैं उसकी तरह अपील में जाके ये केस उड़ जाएगा, या इसके मेरिट्स के ऊपर बात होगी और इसके ऊपर प्रोसीजरल के ऊपर बात नहीं होगी? देखिए, ये तो सारी डिपेंड करती है कि पीटीआई के जो वकला हैं वो चाहते क्या हैं। वो क्या इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं, तो फिर वो इसी तरह की स्ट्रैटेजी रखेंगे कि वहां जाकर भी इस तरह का शुरू कर देंगे। देखिए, मेरिट्स के ऊपर तो वकीलों ने आर्ग्यू करना है। जज साहब लुकमे दे देकर तो मेरिट्स आर्ग्यू नहीं करवा सकते। ये राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का अगर राइट रहता पीटीआई के लॉयर्स के पास, तो फिर ही बहुत से लकूनास निकाले जा सकते थे, रेफरेंसेस को वीक किया जा सकता था। एक इस बात का क्रेडिट देना चाहिए मियां नवाज शरीफ के वकला हो और जरदारी साहब के वकला, कि इनके ऊपर जिस तरह के केसेस बनाए गए वो, और जिस तरह की प्रोसिक्यूशन हुई, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस तरह के लेवल्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते थे, लेकिन कभी भी इनके वकला ने जाकर अदालतों में इस तरह की स्ट्रेटजीज नहीं इस्तेमाल की कि डिले कर दें, वकील चेंज कर दे, शेम शेम के नारे मार दे, किसी जज के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। मॉनिटरिंग जजेस ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बैठे होते थे, डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती थी, और लेकिन आप अपने केस को मेरिट्स के ऊपर लड़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मेरिट से खुद भाग रहे हो। तो उसकी क्या वजह यह है कि आप अपने मेरिट्स के ऊपर यू डोंट फील कंफर्टेबल, यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, या ये वजह है कि आपको शायद मेरिट्स आप करना ही नहीं चाहते हो? देखो, यही सारे सवालात हैं जो अभी हाई कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उठेंगे, और हाई कोर्ट जो है वो जरूर मेरिट्स को देख कर ही फैसला करेगी। लेकिन देखिए, मेरिट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां तक जरदारी साहब का केस था, तोशा खाना का या मियां नवाज शरीफ का केस था, उसमें लकूनास थे, और वो लकूनास पार्टी के ऑफिशियल्स जो हैं वो मीडिया में आकर भी लीगल लकूनास की बात करते थे। लेकिन जहां तक इमरान खान के केस की बात है, इसमें तो अगर आप फैक्ट्स देखें तो बड़े सिंपल सा केस है। केस तो सिर्फ ये है कि आपने रिपोर्ट कर दिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, और जो कानून है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स 2018, उसका तो बेसिक कानून है कि जो भी गिफ्ट आपको मिलेगा आप सबसे पहले डिपॉजिट कराएंगे। तोशा खाना में तो ये तो डिपॉजिट करते ही नहीं थे। उसके बाद सवाल ये आता है कि एक गवर्नमेंट की एक असेसमेंट कमेटी है, उस असेसमेंट कमेटी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर एक प्राइवेट अप्रेजर को साथ रखकर, जिसके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे, ये जो सोहेब अब्बासी जो अप्रूवर भी बाद में बने, उनका कोई एक लेटर हेड लिया, उस लेटर हेड के ऊपर लिख दिया कि ये जो ज्वेलरी थी ये इतने मिलियन की थी, उसका फिर आपने कोई 20% 30% जो है वो पे किया और कहा कि बस गिफ्ट हमारा। तो देखिए, ये सारी चीजें तो है ना आपके सामने, रेफरेंस के अंदर लिखी हुई है। और ट्रायल कोर्ट ही वो कोर्ट होता है जिसमें आप एविडेंस को अटैक करते हैं, आप एविडेंस की धज्जियां खेड़ देते हैं और आप बड़े लकूनास निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रायल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ट्रायल जब हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, हाई कोर्ट तो लॉ के ऊपर फैसला करेगी, तो उनके सामने तो स्टेटमेंट्स तो वही आएंगी, रेफरेंस तो वही आएगा। तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो अपना ग्राउंड खुद वीक करती जा रही है। ये एनिमोसिटी जो उन्होंने रखी हुई है कि जुडिशरी को अटैक करो, सरकारी अदारों को अटैक करो, आर्मी को अटैक करो, और अपने केस के ऊपर फोकस ना करो, क्योंकि केस पे फोकस किया तो हम हार जाएंगे। लेकिन देखिए, फायदा क्या, आप तो वैसे ही हार गए। आपके तो जो लीडरान है वो 14 साल की उनको सजा हो गई, तो एवेंचुअली तो आपका कोई गेम प्लान चलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा।